This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं जनाब, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपको पता होगा कि हमारे मुल्क के अंदर 18वीं तरमीम पास हो जाने के बाद अब सिलसिला कुछ ऐसा बना है कि बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो अब सूबों के पास मुंतकिल हो गए, जिसके अंदर महसूलात के भी कुछ इख्तियारात हैं जो कि अब सूबों के पास मुंतकिल हो चुके हैं। क्या इन तजादात की वजह से कोई मुस्तकबिल के अंदर कोई बेहतरी आने की गुंजाइश है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या बेहतरी आ रही है, क्या कोई तब्दील करने की कुछ ज़रूरत है हमारे निज़ाम को। तब्दीली लफ्ज़ से ही अब मुझे डर लगता है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कम से कम इस मुतालिक बात करूँ। लेकिन टैक्स की जो एक नया निज़ाम वज़ा किया गया है, जिसमें कुछ इख्तियारात सूबों के पास और कुछ इख्तियारात जो वफाक के पास हैं, उसके मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। बारहा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं जनाब अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, सदर हैं, साबिक़ सदर हैं कराची टैक्स बार के। सर वेलकम करूंगा सर आपको शो। बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे ख्याल आप मज़ीद तारुफ नहीं कराऊंगा, कोई लोग आपको इतना ज़्यादा मार्केट शो में देख चुके हैं कि वो जानते हैं कि आप माहिर टैक्स उमूर हैं। अच्छा जनाब, मैं आपके सामने ये मामला रखे देता हूँ कि अब 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें सूबों और वफाक के पास इख्तियारात का जो है बंटवारा हो चुका है। इस बंटवारे के नतीजे में पैदा होने वाली जो नई इन्वायरमेंट है, इसके मुतालिक मैं चाहूँगा आप मुफस्सिल गुफ्तगू कीजिए। देखिए, अप्रैल 2010 में 18वीं तरमीम आई गई, असेंबली ने अप्रूव की उसको, और उसके बाद एक कंकरेंट लिस्ट थी जिसके तहत काफ़ी कानून जो हैं वो प्रोविंसेस के पास चला गया। जी जी, उसको डिवॉल्व कर दिया गया। जी जी। इसी में एक सेल टैक्स ऑन सर्विसेज था जो कि प्रोविंसेस को दे दिया गया, और उसके अलावा भी बहुत सारे लेबर लॉज के रिलेटेड चीज़ें थी वो जी जी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सबसे आगे उसमें सिंध था, और उन्होंने जो है 2011 जुलाई में एक कानून लेजिस्लेट किया जिसका नाम था सिंध सेल टैक्स एक्ट 2011। जी जी। और उसके साथ उन्होंने सर्विसेज को 2 शेड्यूल में डिवाइड किया। एक वो शेड्यूल 1 था जिसमें सब सर्विसेज थी, शेड्यूल 2 वो था जो टैक्सेबल सर्विसेज थी। अच्छा ठीक है। इनिशियल स्टेज पे उन्होंने कुछ कम रखी, उसके बाद वो हर साल बढ़ाते गए। ठीक है। अब इसमें जो लोग सिंध में रहते थे, मैं पहले सिंध की बात करूँगा फिर जनरल बात करूँगा। सिंध में रहते थे उनको जो है ये एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तहत भी सर्विसेज पे ड्यूटी कलेक्ट की जा रही थी। ठीक है। उनको ये मसाइल दरपेश हुए कि वो दोनों जगह टैक्स दें या एक टैक्स दें। अब जब FBR की वेबसाइट पे आप जाते हैं या SRB की वेबसाइट पे जाते हैं तो वो उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक नोटिफिकेशन लगाया हुआ है, एक अनाउंसमेंट लगाया हुआ है। वो उन्होंने लिखा है कि जी अब आपको FED नहीं देना, अब जो है सिंध सेल टैक्स देना है। ठीक है। लेकिन इस सिलसिले में कोई लीगल लेजिस्लेशन, कोई SRO नहीं इशू हुआ था। अच्छा, वो एक लकूना आज भी मौजूद है। वो तो ज़रूरत होती है ना। हाँ, अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो जेन्युइन टैक्स पेयर है जो देना चाहता है वो भी कन्फ्यूजन का शिकार है। तो ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि चीज़ों को क्लियर नहीं किया जाता। क्योंकि आप तो कहेंगे भाई हमें कागज़ ला के दो, जिस कागज़ की बुनियाद पे FED नहीं कलेक्ट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल यही बात होगी। जी बिल्कुल। अब उसमें FBR भी नोटिस देता है कि जी हम ये सर्विसेज FED में आती है, SRB भी नोटिस देता है कि ये सर्विसेज SRB में आती है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड सिंध सेल टैक्स में आती है। अब जो टैक्स पेयर है वो फिर कोर्ट्स में जाता है, लिटिगेशन स्टार्ट होती हैं, टैक्स कलेक्शन। तो एक ये मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो FBR में एक एक्सपीरियंस के बाद भी इन्होंने ये सीखा नहीं कि किस तरह टैक्स की चीज़ों का मामले को एक बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट वे में ड्रॉ करें। बिकॉज एक आदमी बिजनेस करता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी टैक्स लायबिलिटी अगले 5-10 साल तक क्या होगी। जैसे उसको ROI पता होता है, इसी तरह उसकी अपनी टैक्स लायबिलिटी भी पता होनी चाहिए ताकि वो उसके हिसाब से प्लान करे। उसकी वायबिलिटी बनती है तो वो काम करे, वायबिलिटी नहीं बनती तो काम ना करे। एक मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ों को लाना चाहिए। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत मेजर वेरिएबल है, लेकिन वो नहीं किया गया। वो वही एक इबाम सा छोड़ दिया गया बीच में। अब इबाम को आप जो है वो कोई लिटिगेशन में जा रहा है, कोई उनके पाँव पकड़ के उनसे मतलब उनके साथ प्लीज कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो मसला है ये अभी तक है। इसके बाद 2012 में पंजाब में सर्विस टैक्स आ गया और PRA बन गई। PRA का भी एक अंजाम हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बनी थी, और उसको उन्होंने जैसे हमारी SRB है ऐसे वहाँ PRA बनी थी
2012 में, तो वो उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि क्योंकि उसमें 4 मेंबर्स होने चाहिए थे, वो नहीं थे, तो उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि जी ये इलीगली कॉन्स्टिट्यूट हुई है। अब वो 3 साल बाद इलीगली कॉन्स्टिट्यूट हुई, तो जो लोग रजिस्टर्ड हुए थे वो एकदम उसमें आ गए, तो वो इंट्रा कोर्ट अपील में गवर्नमेंट के फेवर में फैसला हो गया, तो गवर्नमेंट ने उसको लेजिस्लेट भी कर लिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ग्राउंड वर्क किए बगैर टैक्स के मामला में जंप इन करते हैं, बिकॉज आपकी टेम्पटेशन ये होती है पैसे कलेक्ट करो। टेम्पटेशन जो है ना वो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा कर देती है। जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी हुकूमत वक्त होता है, वो सब उसको टेम्पटेशन होती है कि किसी तरह भी पैसे कलेक्ट करो। अब पैसे कलेक्ट करने के लिए आप ऐसे चीज़ें करते हैं जिसमें बाज़ वक्त आप लीगली आपने कवर नहीं किया हुआ होता, आप लीगली डिफेक्टेड पिच पे खेलने जा रहे होते हैं, तो वो जो है ना आप बाज़ वक्त बड़े मसाइल में खड़े हैं। और सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो टैक्स पेयर के होता है, बिकॉज देखें गवर्नमेंट तो बाय हुक और बाय क्रुक कोई चीज़ भी कवर कर लेती है, लेकिन जो टैक्स पेयर है वो जो जेन्युइन टैक्स पेयर है, मैं अगर इस तरह इसको आइडेंटिफाई कर दूं, वो जो है वो फिर एक लिम्बो वाली सूरत हाल में हो जाता है। और उसी तरह फिर वो ट्रस्ट डेफिसिट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है और बढ़ ही रहा है। जी जी। तो ये बेसिकली एक ड्रॉबैक था कि जी उन्होंने FBR या फेडरल में टैक्स के बाद भी सूबे में भी टैक्स लाते हुए सीखा नहीं। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी नई इंडस्ट्री को टैक्स में नेट में ला रहे हैं, उसके साथ कंसेंसस करें बिफोर कमिंग इनटू द वो ये लॉ ले आते हैं, उसके बाद वो इंडस्ट्री भाग रही होती है, वो अपनी लॉबिंग कर रही होती है, वो कहती है हम पे टैक्स नहीं लगता, डिपार्टमेंट कहता है हम पे टैक्स, वही एक स्टोरी है, मतलब एक ह्यू एंड क्राई वाला सूरत हाल है। तो ये बेसिकली ये एक मेरे हिसाब से बैकड्रॉप है। आपने एक सिनारियो रखा मेरे हिसाब से बैकड्रॉप है, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह के मल्टीपल सिनारियोज होंगे डेफिनेटली। मतलब वो तो डिफरेंट टैक्स पे जो सर्विसेज को उनको लेके आते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता, उन्होंने अपने इनवॉइसेस रेस किए होते हैं, अपने प्रोजेक्शन की हुई होती हैं। अब उनको ये पता ही नहीं है कि मैं अगर इस सर्विस में आ गया आज फाइनेंस एक्ट से 1 जुलाई से मुझसे कहते हैं कि आप ये टैक्स देना शुरू कर दें। अब मुझे आप 1 साल पहले बताएं कि हम आपकी इंडस्ट्री को लेके आना चाह रहे हैं, आप बिजनेस प्लान्स करें, अपने एग्रीमेंट्स करते वक्त उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करें, मतलब एक तरीक़ेकार होता है। लेकिन अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ लॉजिक जिसे हमेशा कहते हैं, क्या ये टैक्स इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर दिए गए हैं, कोई कानूनी बुनियादों के ऊपर इनका बंटवारा किया गया है, या एक दूसरे ने जो मुश्किल टैक्स थे वो एक दूसरे के ऊपर लाद दिए, भाई इनको सर्विस टैक्स इकट्ठा करने दो सर्विसेज के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है इनको एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सौंप दो। मतलब पूरे टैक्स निज़ाम के हिसाब से अगर बात की जाए तो कुछ तफरीक की कोई बुनियाद होनी चाहिए। इस तरह तो फिर मैं किसी भी कैटेगरी को सूबे को दे दूं और कहूं कि ये सूबे की जिम्मेदारी है, और कोई भी चीज़ वफाक अपने पास पकड़ी रखे और कहे कि ये वफाक के ज़ुमरे में आता है। कोई बुनियाद या कोई टैक्स पॉलिसी वज़ा करना बहुत ज़रूरी है जो ये तफरीक कर सके कि क्या चीज़ सूबों को मुंतकिल की जाए और क्या चीज़ें वफाक के पास रखी जाए। देखिए 18वीं तरमीम के बाद जो चीज़ें आ गई हैं वो तो सूबे को मुंतकिल हो गई। उस 18वीं तरमीम को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, मैंने आपको जैसे कहा कंकरेंट लिस्ट थी, उसमें जितने कानून थे वो सूबों को चले गए हैं, लेकिन उस पर लेजिस्लेशन नहीं हुई है। आज 4 साल हो गए हैं लेकिन लेजिस्लेशन नहीं हुई, इसलिए कि असेंबलियाँ लेजिस्लेशन करना नहीं चाहती। लेजिस्लेशन होगी तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना, आगे बढ़ेंगी। अच्छा, अब जो आप बात पर्टिकुलरली टैक्स की, मैं ये तो जनरल बात कर रहा था, मैं पर्टिकुलर टैक्स की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। दुनिया में जो है जो स्टेट्स हैं वो सेल टैक्स कलेक्ट करती हैं। जी जी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, पैरेलल्स होते हैं। वो पैरेलल ये होते हैं कि फेडरल सेल्स टैक्स अलग होता है जी, पाकिस्तान में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है। प्रोविंशियल सेल टैक्स सर्विसेज पे उनको दे दिया है, फेडरेशन के पास गुड्स का सर्विस सेल टैक्स है। नहीं सर, इसकी डुप्लीकेशन होती है। जैसे अमेरिका है जी, वहाँ पर फेडरल सेल्स टैक्स फ़र्क होगा और स्टेट सेल्स टैक्स फर्क होगा, जहां तक मेरा अंदाजा। नहीं देखिए, अब मैं स्टेट टैक्सेस एंड फेडरल टैक्सेस मेनी अ टाइम्स ओवरलैप और डुप्लीकेट ईच अदर, हाउएवर दे आर कलेक्टेड सेपरेटली on a single form, however, I have heard. I think you're absolutely right, लेकिन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में एक चीज़ उन्होंने कह दी, हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि सर्विसेज में जो टैक्स है वो सूबे कलेक्ट करेंगे, गुड्स पे हम कलेक्ट करेंगे। तो ये किस बुनियाद पर होगा, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इसका क्या मतलब कोई बनतक नहीं है इसकी? इसलिए कि आप गुड्स में मसला ये होता है कि आप जैसे अगर आप कराची से लें, गुड इंपोर्ट हो रही हैं, जा रही हैं सियालकोट, अब उसमें 2 सूबे शामिल हैं, तो अब वो जो 2 सूबे शामिल हैं उनकी एक अपनी एक आपको स्कीम बनानी पड़ेगी। तो इसलिए फेडरेशन के पास पैसा आ जाएगा, फिर जो वो आपकी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी सूबों में, उसमें अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके मुताबिक। तो वो जो है वो इसलिए रखा गया है कि क्योंकि उसमें अब कराची से निकलता है, वो कभी ईज ऑफ कलेक्शन के हिसाब से वो कराची से निकलता है, पंजाब गया, पंजाब से सरहद चला गया, तो वो चीज़ें जो हैं वो उसको देखने के लिए कि एक पॉइंट ऑफ कलेक्शन हो जाए, फेडरेशन के पास आ जाए, फिर अवार्ड जो होते हैं आपके उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए,
कि लोग किसके पास कितना शेयर है, लेकिन सर्विसेज होंगे क्योंकि सर्विसेज वहीं रेंडेड होती हैं, वहीं एग्जीक्यूट होती हैं, तो वो उसमें वो है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है और क्लैरिटी के साथ हार्मोनाइजेशन नहीं है। अब मैं और जो है दूसरा सूबा, एक सूबा और दूसरा सूबा एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप स्टेट हैं, चाहे आप प्रोविंशियल स्टेट हो या आप फेडरल स्टेट हो, आप स्टेट हैं, आपका काम है टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करना। टैक्स अगर टैक्स 1 रुपया यहाँ आ जाता है और टैक्स 2 रुपया पंजाब में या 1 रुपया पंजाब में चला जाता है, तो वो उसकी एक स्कीम ड्रॉ कर दें ताकि मुझे कोई बहाम नहीं हो कि मुझे कहाँ टैक्स देना है। ये अहमियत वाली बात। हाँ, मतलब आप मुझे ये कहते हैं कि सारे आपने लिख दिया कि जी एग्जीक्यूट यहाँ होगी, रेंडर यहाँ होगी, वो यहाँ देंगे। खादिम का एक सवाल है ना जी, फेडरल जो टैक्स कलेक्ट करता है उसको तो 100 कोर्सेज अटेंड करने हैं, क्या फला ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ये वो प्रोविंशियल में भी वही निज़ाम है बिल्कुल वही निज़ाम है के हिसाब से। देखें दोनों ब्यूरोक्रेसीज हैं, एक फेडरल ब्यूरोक्रेसी, एक प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है, दोनों में फ़र्क है। आपने डील किया है, देखिए वाकई में जैसे बिजनेसमैन कहते हैं थोड़ा फ़र्क होता है, बल्कि कुछ कहते हैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ पे आराम से काम, सॉरी इशारे काबू में नहीं रहते, वो यहाँ पे आराम से काम हो जाता है कुछ, और वहाँ पे थोड़ा मुश्किल से होता है। नहीं देखिए, मैं इस वक्त ये बात करूँगा कि जो SRB एज इंस्टीट्यूशन मैं समझता हूँ कि अच्छा इदारा है, नया इदारा है, लोग अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर उनको ये बात समझनी चाहिए कि आप टैक्स पेयर को हैरेस करके टैक्स नहीं ले सकते हैं। ये उनके जहन में है कि हमें हाँ बायो क्रुक जो है ना टैक्स लेना है, लेकिन वो इदारा कंपैरेटिवली बेहतर है, उनकी इंस्ट्रक्चर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आउटराइट गलत कह दूँ, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, उनका तरीक़ेकार बेहतर है, लेकिन वो जिस नहज पे जिस तरह लोगों के साथ डील कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में वो सही नहीं है, उसको रीडू होने की ज़रूरत है। और जो एटीट्यूड आप कह रहे हैं, एटीट्यूड को चेंज करना, बिल्कुल उनको टैक्स पेयर को देखना चाहिए, टैक्स पेयर है वो, कोई स्कॉन्डर नहीं है, टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करना है मकसद है, उसकी बात को समझना मकसद है। और आपको बिजनेस मॉड्यूल, इनको बिजनेस मॉड्यूल नहीं पता, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि नए क्योंकि ये आए हैं तो इनको बिजनेस के मसाइल नहीं पता, तो इनको बिजनेस मसाइल को समझना चाहिए, उसके मुताबिक लेके आना चाहिए। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पे, जी जी बिल्कुल ज़रूर बताइए, वो लिखा गया है कि SRB में कि जी टैक्सेस कलेक्टेड फॉर द पीपल या रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर द पीपल। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिच इदारा सिंध रेवेन्यू बोर्ड है। वैसे कैसे हो सकता है? आप इसको देख लें। अच्छा जी, रेवेन्यू कलेक्शन में सबसे ज़्यादा, इसलिए कि कराची आप हब है, सबसे ज़्यादा सर्विसेज कराची में होती हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, सारी चीज़ें कराची में, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है कराची में कलेक्ट हो रहा है सर्विसेज पे, बिलियंस ऑफ रुपीज़। अब उसको जो है मतलब आप यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ज़रा ये तो बताएं। अच्छा, ये किटी में किसके जाता है? कहते हैं गवर्नमेंट। नहीं समझा नहीं, दोबारा से दोहराएं। ये क्या कोई फेडरल किटी में जाके रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होता? नहीं, सिंध गवर्नमेंट। सेल टैक्स ऑन सर्विसेज इज अ प्रोविंशियल डोमेन और एवरी प्रोविंस हैज टू कलेक्ट एंड यूज दैट अमाउंट। देखिए असल में बात ये है कि ये तो वो they fall into the larger category of production, goods and services. तो गुड्स को फेडरल, जैसे आपने कहा फेडरल ने ले लिया, तो उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे? यहाँ तो इसका मतलब है सर्विसेज का तो बंटवारा पहले ही हो गया ना। आपका जो जब एंड में अब अवार्ड्स बनते हैं आपके NFRC, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें कंफ्यूजन एक इस हिसाब से कि अगर वो कराची से कलेक्ट हुए हैं तो विल दे बी यूटिलाइज्ड इन कराची? That is not a point. The province is the center point. So that means you're saying it's taken by the province. Yes. No, the thing is that it's collected by the province, right? Yeah, it's a province domain, and it will be used in the entire province. But we know that the major collection will be done from the city of Karachi. So that is pointless at this point. That is pointless as an argument. But it's collected from Karachi. That's right, because Karachi is a port city and Karachi is a business hub. Yeah. So the majority will be coming. मतलब just for my understanding sake. देखिए अगर आप इस तरह की इसको अगर ऐसा कह लें कि जो सूबे का पैसा है सूबे में रहेगा। अब सूबे का पैसा कैसा यूज होता है ये हुकूमत वक्त की, ये उनकी सवाबदीद है, बिल्कुल उनका इख्तियार है, लेकिन मैं इस वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था आपसे, क्योंकि लेकिन सवाबदीद तो उनकी है, टू टियर अकाउंटेबिलिटी होती है ना। देखिए सवाबदीद तो उनकी है, लेकिन पूछना मुझे भी है क्योंकि पैसा मेरा कलेक्ट किया है, तो इस्तेमाल कहाँ हो रहा है भाई? हाँ, यही मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली 2 टियर अकाउंटेबिलिटी थी ना पहले जी, पहले 2 टियर अकाउंटेबिलिटी थी, अब सिंगल टियर अकाउंटेबिलिटी। इसका माने ये कि मनी गोज डायरेक्टली इनटू गवर्नमेंट किटी, उसकी फिर आगे चल के कोई ऑडिट भी होगी ना, जाहिर बात श्योर होनी चाहिए, तो वो ऑडिट जो है वो जाहिर बात है फेडरल इदारा तो नहीं करेगा, वो तो ऑडिटर जनरल यहाँ का करेगा। NFC अवार्ड में बैठेंगे ना, तो ये सारी चीजें उस वक्त डिस्कस होंगी ना। लेकिन ये तो NFC का पार्ट ही ना हुआ ना फिर तो, क्योंकि ये तो आप बोल रहे हैं डायरेक्ट कलेक्शन है, ये उसमें पूल ने क्या कहते हैं उसको, डिविजिबल पूल में नहीं जाएगा।
ये तो जो जिस सूबे का जिसके पास आएगा वो अपने पास रखेगा, वो यूज करेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सबसे रिचेस्ट डिपार्टमेंट है एसआरबी। कोई उनसे जस्ट टर्न अराउंड एंड आस्क के जी आप ये पैसा यूज कहाँ कर रहे हैं मेरे भाई। हाँ, ये भी बड़ी अहम चीज है, ये भी बड़ी अहम चीज है। वो तो कहेंगे मैं सूबे को दे देता हूँ, सूबे को दे देता ना, सूबे को मैं एज अ टैक्स पेयर ये मेरा प्रोग्रेटिव है या मेरा राइट है कि मैं पूछूं कि यार ये पैसा इतना बिल, अगर आप अकाउंट्स उठाएं उनके, अगर वेबसाइट पे आप जाएं इत्तेफाक, तो आपको हैरत होगी कि बिलियंस रुपीस जो है ना उनके पास कलेक्शन है। क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज का तो बहुत बड़ा देखे ना उसके अंदर आ गया रूल, जैसे आपने कहा इंश्योरेंस आ गया, बहुत बड़ा है, ये बैंकिंग आ गया, रेगुलेटेड भी तो है ना, तो उसमें तो सारों के हेड ऑफिस, सारों के नहीं मैं कहूंगा बहुत सारे हेड ऑफिस यहाँ बैंकिंग है, रजिस्टर्ड ऑफिसेज जिनके बैंकिंग है। बैंकिंग की एक चीज थोड़ी, बैंकिंग की 25 सर्विसेज पे टैक्स है। और इसका मतलब जिधर रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहीं पे टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। मैं जो अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ एससीसीपी के मुताबिक, अगर आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सर्विसेज की तो ये बात सही है। अच्छा, जब आप बात करते हैं ट्रेडिंग की या मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में वो फैक्ट्री को भी, फैक्ट्री जहाँ पे वहाँ पे वो अच्छा सही है गुड्स के हिसाब से, यानी मैं क्लैरिटी जहन में लेना चाह रहा था ताकि वैसे रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पे होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस के जहाँ जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस हिसाब से मेरे को, तो फिर दैट मींस अ मैसिव अमाउंट कमिंग इन all the time, so many. I think the airline, I don't know whether the airline is registered here or not, वरना एविएशन सर्विसेज भी उसमें जाएगी, एयरलाइन टिकटिंग भी फिर उसमें चली जाएगी, मतलब सब कुछ है, जितने इंटेंजिबल्स होंगे सब इसके अंदर। पॉइंट ये है कि आप सर्विसेज अगर चेकिंग शेड्यूल देखें तो लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, लेकिन कलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन जा कहाँ रहा है, ये सवाल पूछने की एक गुंजाइश है। ये तो उनसे पूछेंगे जो जिनके पास सवाबदीदी इख्तियार है, कोशिश करेंगे प्रोग्राम। और ये चीज़ आगे बढ़ के केपीके रेवेन्यू अथॉरिटी बनी है पंजाब के बाद, वो ठीक है, वो 2014, अभी वो मेरे ख्याल में नेसेंट है, तीन दिन क्रॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद अब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बन गई, तो सिंध, पंजाब, केपीके एंड बलूचिस्तान, अब ये सारी जगह पे जो ना प्रोविंस जो है ये सर्विस पे टैक्स। बट यू सेड लेजिस्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, एंड बिकॉज लेजिस्लेशन वाज डिलेड इन मेनी केसेस, in every case except this service tax in Sindh, they started from 1st July because they knew it from some 94 when this बेनीजी साहिबा का हुकूमत थी, उस वक्त ये सर्विस सेक्टर का कॉन्सेप्ट आया था, तो उस वक्त इनको कराची सिंध वालों को पता था, तो उन्होंने फॉरन इमीडिएटली उस पर काम किया हुआ था, रेवेन्यू आना था ना उससे, रिटर्न्स से उससे। हाँ, तो उन्होंने फॉरन 1 जुलाई भी किया, पंजाब ने 12 में किया, केपीके ने 14 में किया, इसी तरह आगे बलूचिस्तान ने किया। हाँ, बट अब वो सेगमेंट हो गई, लेकिन लेजिस्लेशन कंकरेंट लिस्ट में आपको पता है 100 ऑफ स्मॉल जो लॉज हैं वो डिवॉल्व कर दिए प्रोविंस को, जिसमें लेबर लॉज हैं, जिसमें दूसरे लॉज हैं, तो वो जो हैं अभी तक लेजिस्लेट नहीं हुए हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन मेरे जहन से आपने क्लियर करनी, वो ये है कि टैक्स की लार्जर डेफिनेशन के अंदर क्या फीस भी आ जाती हैं, क्या टैक्स की लार्जर डेफिनेशन के अंदर लाइसेंस के लिए पे करने वाली फ़ीस भी आ जाती है, क्या यूटिलाइजेशन ऑफ जिसे कहते हैं स्टेट सर्विसेज भी जो है वो भी टैक्सेस के अंदर, क्योंकि टैक्सेस का फिर डोमेन कहाँ पे हमें ख़त्म करना है ये अभी तक पता नहीं। जैसे आपने जिक्र किया लेबर का हो गया, और ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपने चार्जेस लेते हैं बाय चालान, वो वाला चालान नहीं और ड्राइविंग चालान, हमारे नाजरीन कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, तो क्या वो सब टैक्सेस के ज़ुमरे में आएगा और आप सब टैक्स कंसल्टेंट्स उसको हैंडल करेंगे? नहीं, देखिए ये नहीं, बिल्कुल नहीं, क्लियर कर दें मुझे थोड़ा सा ताकि मेरा ज़हन वाज़े हो जाए। ये जो आप बात कर रहे हैं फीस चार्जेस, लाइसेंसिंग, ये जो हैं ये अलग हैं और टैक्स रेवेन्यू अलग है, लेकिन बाज़ वक्त कोर्ट्स ने इस तरह का डिसीजन भी दिया है कि जैसे उन्होंने कह दिया कि WWF टैक्स है, हाँ ठीक है ना, सिंध में, पंजाब पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया वो फ़ी है, तो इस तरह के डिसीजंस हैं अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि फी और टैक्स के दरमियान जो है फी वो होती है जिसके अगेंस्ट आपको सर्विस ले रहे हो। हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था ना जी, यानी किसी चीज को अवेल करने के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट आपको कोई चीज मिल रही हो तो वो फी होती है, तो वो जो उस तरह का एलिमेंट होगा तो फी कहलाएगी, अदरवाइज ये जो है वो टैक्स, क्योंकि उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन भी होती है ना। जी बिल्कुल, अब उस लीगल इंटरप्रिटेशन के अंदर मुख्तलिफ चीजें एक्जैक्टली टैक्सेस, बट ये डिफरेंट ओपिनियंस है डिफरेंट जज कोर्ट्स का। अच्छा, डिफरेंट ओपिनियन है जी। अच्छा, यहाँ पर फिर दो चीज़ें और आ गई। इशू ये है कि दो ऐसे टैक्सेस हैं यूनिक, प्रॉपर्टी का उसको मैं नहीं छेड़ता अभी आज के प्रोग्राम में नहीं, दूसरा एग्रीकल्चरल टैक्स का। अब प्रॉब्लम ये क्या एग्रीकल्चरल टैक्स देना है या एग्जेम्प्ट है, वो ज़रा इसको क्लियर करें, क्योंकि कहते हैं ये प्रोविंशियल डोमेन है, प्रोविंशियल और प्रोविंसेस लेजिस्लेट करेंगी तो देखा जाएगा, तो लेजिस्लेट करेंगी देखा जाएगा, सिलसिला बनेगा। जो डिक्लेयर करते हैं मेरे ख्याल डिक्लेयर करने वालों का कटता है। देखिए, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न उठाएं उसमें कोई प्रोविजन नहीं है
एग्रीकल्चर की। ठीक है, ठीक है, आप दिखाना चाहें तो वहाँ दिखा सकते हैं कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है फॉर पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन, फॉर पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन, बिकॉज आपकी एसेट कुछ डेवलप हो रहे हैं और हाँ, आपकी सोर्स आप नहीं, दिखाना चाह रहे हैं, तो कैसे आप दिखाएंगे कि एग्रीकल्चर इनकम है, इससे मेरे ये एसेट डेवलप है, टू रिकंसाइल योर एसेट्स। एसेट्स, ठीक है, कॉन्ट्री ये आपके ये है कि उस वही आमदनी आपकी प्रोविंस में डिक्लेयर होनी चाहिए फ्रॉम डीसीओ के पास एक होता है असेसमेंट का फॉर्म। ये लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि प्रोविंशियल लेवल पे ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है, जहाँ पे लोग कल्टीवेशन की बेसिस पे एक अपना इनकम असेसमेंट करवाते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। जी अच्छा, इसकी तफसील आपसे लूँगा, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाजरीन हम वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी, बात कर रहे हैं हम जनाब टैक्स की जो नए मामलात 18वीं तरमीम के बाद पैदा हुए। मेरे साथ बड़ी अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अनवर काशिम मुमताज़ साहब। अनवर काशिम मुमताज़ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको इंटरप्ट किया, बड़ी अहम बात बता रहे थे ये एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की रेफरेंस से, तो आप उसकी डायनेमिक्स बता रहे थे जी। मैं चाह रहा था कि अगर आप बात को मुकम्मल कर लेते तो बहुत सारे लोगों के जहन में जो अभाव है वो क्लियर हो जाए। तो आपने कहा कि अपना जो नेशनल सतह के ऊपर इस पर टैक्स नहीं है, कोई डिक्लेयर कर रहा है तो अपने तय कर रहा है जी। इनकम टैक्स नहीं है उस पर, या है? अभी नहीं है, नहीं है। और सूबे अगर उसका डेटा इकट्ठा भी कर लेते हैं तो आपने बताया उसका एक तरीका कार है, इलाके का जो आपका डीसीओ है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, उसके पास ये फॉर्म आप कहते हैं दस्तियाब है जिसके अंदर आप ये तमाम चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं। देखिए वो करते हैं और वो ना करते हैं, तो ये तो इन्फोर्समेंट का इशू है कि गवर्नमेंट जो है इन्फोर्स करना कितना चाहती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बात इतने सालों से लोग देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है। अच्छा, क्यों लोग खामोश हो जाते हैं? इसलिए लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो लोग जवाब जिनको देना चाहिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो मुझे पता है कि कानून है, जिस सिंध की हद तक मैं बात करूँगा, कि कानून है कि जिसमें ये कहा गया है कि आप अपनी आमदनी का जो एग्रीकल्चर इनकम है उसका जो टैक्स है वो उसके एक अपने डिफरेंट रेट्स हैं, और वो आप डीसीओ के पास टैक्स जमा कराएं और डीसीओ के पास रिटर्न जमा कराएं। तो ये एक प्रोसीजर अपनी जगह है। अब उसकी इन्फोर्समेंट कितनी हो रही है, डिक्लेरेशन कितनी प्रॉपर है, ये मैं नहीं कह सकता, ना मैं इसका ब्रीफ होल्ड कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर की इन्फोर्समेंट का बहुत बड़ा इशू है। अब जिस तरह ये चीज़ें जा रही हैं 8वीं तरमीम के बाद, मुझे ये है कि ऑल्दो कि हम लेट हैं, 5 साल में हमने अभी तक लेजिस्लेशन नहीं की है, हम और भी मुझे लग रहा है 5 साल, इसलिए कि असेंबली आपको नज़र आती है तो वहाँ पे लेजिस्लेशन होती हुई नज़र नहीं आती। असेंबली का काम कोई और है ही नहीं लेजिस्लेशन के अलावा, अगर आप समझें इस बात को। ठीक है ना, लॉ मेकर्स का काम जो है, जब उनसे बात करो तो कहते हैं हम लॉ मेकर्स हैं। जब आप बताओ आपने किया है, तो वो आपके पास नहीं होता। किसी दिन अचानक कोई कानून ऐसा होता है जिसकी ज़रूरत होती है और वो आप अचानक जी रातों रात अप्रूव हो जाता है। तो जो एक ज़रूरत है, जो एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, जो कि एक आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, उसके तहत जो लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, बहुत सारे लेजिस्लेशन जो है वो मेरे ख्याल में शेल्फ हो चुके हैं, बहुत सारे लेजिस्लेशन अभी भी पड़े हुए हैं। तो उनको लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है, उनको लेजिस्लेट करें, और आप जब लेजिस्लेट करेंगे प्रॉपरली तो फिर लोगों को भी नज़र आएगा कि इस पर टैक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, चंद चीज़ें मेरे जहन में हैं और काफ़ी अरसे से वो बात आधी अधूरी रह जाती है मेरी और आपकी। बात यह है कि इसका तमाम फोकस जो है ना रिज़ल्ट्स पे, यानी क्या हुआ क्या किया वो एक अलहदा बात है। बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह की चीज़ें, हमने बड़ी तैयारी की, हमने बड़े डंड लगाए और जनाब हम बड़े तैयार होकर गए और हमने जनाब खुराक भी बड़ी अच्छी खाई, लेकिन मैच हम हार गए। मसला ये है कि आपने टैक्स के लिए लेजिस्लेशन भी की, ज़ाहिरी तौर पर लेजिस्लेशन भी की, आपने टैक्स के लिए इक़दाम भी किए, सेमिनार भी किए, कॉन्फ्रेंसें भी की, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ निगोसिएशनें भी की, वगैरह वगैरह। रिज़ल्ट कुछ भी नहीं। रिज़ल्ट ये कि ना तो टैक्स बेस बढ़ा, नहीं मैं उस ज़िम्न में बात कर रहा हूँ जैसे जो ज़राए अबलाग़ बताती, टैक्स बेस वहीं के वहीं खड़ा हुआ है या उसमें इजाफा बिल्कुल मामूली नौइयत का है। मईशत उतनी तरक्की उतनी तेज़ी से नहीं करेगी, जो पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, अगर उतनी तेज़ी से नहीं कर पाएगी इस साल, तो इसका मतलब है शायद टैक्स की कलेक्शन करना टारगेट के मुताबिक थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन FBR वाले देख रहे होंगे, इसलिए उनके लिए
थोड़ा मुश्किल होगा। मसला ये है कि इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि इतने अरसे से इस पर मेहनतें काविशें हो रही हैं, रिज़ल्ट का क्या बनेगा? रिपोर्ट कार्ड पे बात करें, रिज़ल्ट पे बात करें। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि कानून एक जगह, इन्फोर्समेंट एक जगह। जब इन्फोर्समेंट की हम बात करते हैं तो उसमें विल की बात आती है। विल की जब हम बात करते हैं तो हमें आगे जो लोग हैं, जो टीम पे फ्रंट है, जो लोग हैं, वो अगर आपके लोग सही एग्जीक्यूटर्स नहीं हो मिलते तो आपकी वो नहीं होती, जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो ये ड्रॉबैक रहा है। मैं इसको किसी को भी वो नहीं करूँगा, लेकिन ड्रॉबैक रहा है। लेकिन मैं इसका एक सोल्यूशन देता हूँ, वो देता हूँ कि हर चीज़ को ई पे ले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कर दें। इसलिए खुद आएंगे हैं, खुद आएंगे लोग आपके पास, खुद आएंगे। इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दें तो चीज़ें आप जितना मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन करेंगे उतना आप बेहतर तौर पर रिजल्ट अचीव करेंगे। एटलीस्ट ऑन इंडिविजुअल लेवल जो है ना, आपको इंटरेक्शन कम करना चाहिए। हाँ, ये एक बात आपकी इसके अलावा कोई हल नहीं है इस वक्त, इसलिए कि हम जिस पैराडाइम में रह रहे हैं, इस वक्त हमारा मुल्क में जो लोग हैं वो जिस पैराडाइम में रह रहे हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसमें इनबिल्ट हो गया उनके अंदर। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, वो सिस्टम इनबिल्ट हो गया है, वो सिस्टम से डेविएट नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी खराब है या हर आदमी सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम से डेविएट नहीं करना चाहते हैं। वो वही दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत और उसके साथ जो चीज़ें हैं ना, वो चलती रहती हैं। ई आप कर देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जो है वो मुझे देना है, और सब कुछ ही कर देना। मतलब आप लैंड रिकॉर्ड ई कर देंगे जी, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें डॉक्यूमेंट हो गई। बस बात। अच्छा, करवाने वाले को भी कोई एतराज नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, करवाने वाला खुद आज हाथ जोड़ता फिर एतराज होगा। देखिए जब टैक्स के रिटर्न्स को ई फाइलिंग की गई तो बड़ी लोगों ने रिजर्वेशन दिखाई। नहीं, वो ई फाइलिंग के प्रोसेस पे सर लोगों को शिकायत, प्रोसेस बाद में आया है। हाँ, प्रोसेस बाद में आया है। पहले तो वो कहते थे कि इसको ई फाइलिंग होनी नहीं चाहिए। नहीं, अगर आप यूनिवर्सली सारी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे तो फिर आई विल हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे तो वो ज़्यादातर खर्चात जो वो बेयर करने, और फिर रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस भी हो जाए। सर बहुत सारी चीज़ों में रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन भी नहीं है। अगर वो हो जाती है, रैशनलाइजेशन हो जाती है टैक्सेस की, और इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, तो खुशी से टैक्स देंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, टैक्स ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में। सर मैं ऐसे इत्तेफाक नहीं करूँगा ना। आप में भी हम एग्री और डिसएग्री करना है तो हम लोग आपस में। टैक्स ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में। प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, आप टैक्स दे रहे हैं, मैं टैक्स नहीं दे रहा। ये इनइक्विटेबिलिटी भी है। आप पे बर्डन ज़्यादा बढ़ गया तो इसलिए आप परेशान हो गए। जबकि अगर मैं सप्लाई चेन में मैं भी आ जाऊं तो वो आपको जो 50 रुपए देने पड़े, 25 रुपए मैं शेयर करूंगा। हाँ ठीक है, इट मेक्स लॉजिक, इट मेक्स सेंस। तो आप अगर रेट देखें दुनिया भर में, तो पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो दुनिया भर में से कहीं से भी ज्यादा नहीं है। लेकिन आप आइसोलेशन भी तो नहीं लेना सर। सर कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, माजरत के साथ जहां पर इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो? ठीक है, अमेरिका में भी ऐसा होता है, लेकिन माशरे में इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी नहीं जितनी यहाँ पर है। हम चूंकि आदी हो गए इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जो बाहर का गोरा अंग्रेज आता है ना, वो आके दंग रह जाता है। वो यहाँ पे एडवेंचर करने आता है। हम कहते हैं यार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो तो पहाड़ों से भी कूदते हैं सर, वो तो ब्रिजेस से जाकर बंजी जंपिंग भी करते हैं। लेकिन अपने मुल्क के अंदर उनके यहाँ कभी पटाखा भी फूट जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है सर। पानी के लिए टैंकर के पीछे भागना, ये मतलब ठीक है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह की रिवायत हो सकती है, लेकिन अमेरिका के अंदर वो टैंकर के पीछे पानी ले, मतलब यहाँ पर तो मैंने, आप सच बता दूं, बैंकों के सीनियर मुलाजमीन को मैंने टैंकरों के पीछे भागते हुए देखा लिटरली। बिल्कुल सही है। ये बेसिक नेसेसिटी है। तो ये तो सर बिजली की लोड शेडिंग आपके मुल्क में, चंद और मुल्कों में ऐसी बात नहीं कि नहीं है, और मुल्कों में भी, लेकिन आपका बुरा हाल है सर। टैक्स रेट अगेंस्ट व्हाट? हमारा टैक्स रेट अगेंस्ट व्हाट है? कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा फिर डेविएट कर जाऊंगा। नहीं, डेविएट कर जाएं आप थोड़े से। देखें, हम विद इन जाएं, लोगों के सवाल ही नेशन विद इन द नेशन है। नेशन विद इन द नेशन है। एक है एलीट क्लास, बस और फिर दूसरी है सेकंड क्लास। अब वो जो है ना, वो तो मर मिट रही है जिस चीज के लिए, और एक ऊपर वाली क्लास है, उसको हर बेनिफिट मिल रहा है। ये तो अपनी जगह बात है, लेकिन इसका कसूरवार मैं खुद हूँ जो सेकंड क्लास में है, बिकॉज मैं जो हूँ खामोश हूँ, मिडिल क्लास। हाँ, बेचारा ख्वार है। हाँ, सही बोल रहे हैं, सही बात कर, वो खामोश है। अब आप देखें इंडिया में, अभी आपने 2 दिन पहले खबर देखी होगी, मैंने तो देखी वो, कि प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने पूछा कि आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस के खराज है, बिकॉज उन्होंने पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक कानून है। हाँ, पाकिस्तान है, हमारे में भी सर, हमारे पास भी है। 3 साल पहले आया है, 3 साल ज्यादा नहीं, लेकिन वो उसको कोई इन्वोक नहीं करता। इन्वोक क्या, यहाँ पर अगर पता भी लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं? नहीं, क्यों अगर लो 1 करोड़ रुपए अगर कोई जाके टिप्स में दे दे तो आप उसे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? 50,000 लोग ईमेल करेंगे तो होगा ना टिप्स। देखिए बात यह है कि आपके इंटरेस्ट कुछ और है ना, आप बात कुछ और देखते हैं। आप एहतजाज कर रहे हैं तो दूसरी बातों में एहतजाज कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को एक स्कीम बनाएं, आप करें, 5,000 लोग करें, जवाब दो, देंगे जवाब।
आपके ख्याल से देंगे लोग? मेरे ख्याल में देंगे, टैक्स का हिसाब लेंगे। मीडिया इतना स्ट्रांग आजकल हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। छोड़ दें सर मीडिया, अब मैं ज्यादा और बात नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक को मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस तरह से सवाल ऐसे होने चाहिए जो रिलेवेंस हो। मैं बैठ के तो मीडिया पर तनकीद कर लेता हूँ, लेकिन और कोई कर नहीं पाता। असल में बात यह है, मेन स्ट्रीम मीडिया इज रन बाय रेवेन्यूज। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जहाँ पे रेवेन्यू स्ट्रीम होती है वहीं पे होता है। मैं जो आम आदमी हूँ, मुझे सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए, उन 4 चीज़ों का मुझे इंतजाम कर दे कोई आदमी, मेरी ज़िंदगी पुरसुकून। अब बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दो, हाँ। मेरे बच्चों के लिए इंतजाम कर दो, हाँ। हेल्थ, बस खत्म। यू आर हैप्पी। हाँ, मुझे और कुछ नहीं, और मुझे अकोमोडेशन, 4 चीज़ें मैंने आपको ना, अकोमोडेशन दे दें, मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दें, बच्चों का इंतजाम कर दें, बस यू आर हैप्पी ना। हाँ। तो ये स्टेट नहीं प्रोवाइड कर पा रही। खैर एनीवे दैट विल बी अ लॉन्ग आर्गुमेंट, फिर मैं आपको कहीं और लेकर चला जाऊँ, फिर मेरी आपकी बहस होती बड़े मजे की है, लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो फिर बात बीच में आधी अधूरी रह जाएगी। मसला यहाँ पे मेरे सामने एक और भी मसला ये है कि आपने बोला कि टैक्स का निज़ाम इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए। ये बड़ा अहम आपने बात की, जो बात अहम है उसको थोड़ा लेकर आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अगर आप कर देते हैं तो इसका मतलब है कि सिंगल, अमेरिका में तो इसी तरह सिलसिला है, पहले कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर एक इशू कर देते हैं आपको, फिर उसके बाद IRS जो है वो कहते हैं सालाना बुनियादों के ऊपर आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं। भले अगर एक मियाद से आगे आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो पिछली दफ़ा भी मैं और आप बात कर रहे थे, कहीं भी आप होंगे वो आपको पकड़ लेंगे, और कोई भी आपका ओहदा होगा तो आपको छोड़ेंगे नहीं। आपका मुल्क इस लेवल पर पहुँचते पहुँचते कितनी देर लगी? पहुँच गया वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, आपके मुल्क में कैसे छोड़ेंगे? एक्टिव टैक्स पेयर और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट का बिना हो गया है। अब क्या हो गया है कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते हैं उनके टैक्स रेट डिफरेंट है, और जो लोग टैक्स देते हैं उनके टैक्स रेट कम है। ये तो बात है। हाँ। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह पहुंच गया, लेकिन वहां पे उस लाइन पे पहुंच चुका है। अब एग्जीक्यूशन कितनी होगी? मेनी टाइम्स चेक वगैरह मांगते हो, पिछले 6 महीने में जितने लोगों ने रिटर्न के हवाले से मुझसे कोई सवाल किए हैं, इतने मेरे पूरे कैरियर में नहीं किए हैं कि रिटर्न की फाइलिंग पे परेशान। हाँ एग्जैक्टली। तो वो मतलब इवन निल का भी फाइल करने को तैयार है, बिकॉज एक्टिव लिस्ट में आ जाए वो। तो ये बेसिकली देखिए, ये लेजिस्लेशन होती है, ये चीजें गलत नहीं होती। अच्छा, निल फाइलिंग का थोड़ा सा नाजरीन के हमारे जहन में थोड़े सवालात हैं, मुझे भेजते हैं, मैं अमूमन पूछता नहीं, लेकिन चूंकि आपने कहा, मैंने कहा मैं उसको पूछ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारी कंपनी ने पिछले 2 साल 3 साल काम नहीं किया, हम वाइंड अप करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हमें निल स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। बोले जब काम ही कोई नहीं किया तो स्टेटमेंट किस बात का? इस सवाल का क्या जवाब है? मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। वो कहते हैं अगर जब काम ही नहीं किया तो फिर रिटर्न क्या जमा करवाएं? देखिए नील स्टेटमेंट के क्या माने? पर वो कहते हैं नील स्टेटमेंट क्या माने, जब किया ही कुछ नहीं तो स्टेटमेंट क्यों जमा करना? FBI का स्पोक्समैन नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं स्कीम क्या है। बेसिकली होता ये है कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपने अगर कोई काम नहीं किया और आपकी काम लॉस है, तो आपने खाया कहाँ से? आपकी बेसिक एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं ना, कहाँ से किया आपने एक्सपेंसेस? एटलीस्ट यू शुड फाइल योर निल रिटर्न कि जी मेरे पास, मैंने अपना कैपिटल यूज़ किया, मैंने अपने पास सेविंग यूज़ की, तो आपको निल रिटर्न फाइल करना है। और आप इस तरह स्कीम से नहीं निकल सकते कि आपने कहा कि मैंने लॉस कर दिया कि आप निकल के कल बैठ गए घर पे फिर दोबारा आ गए। ये तो कोई दाब्ता नहीं है। तो आपको जो है निल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपने खाया कहाँ से। As an entity, as a corporate entity, as not as a corporate entity, as a individual, as a partnership, even as a corporate entity। क्या आपके पास corporate entities वाले ही भेज रहे हैं ना? मैं वही कह रहा हूँ, 550 एम्प्लॉइज, उनको सैलरी कहाँ से दे रहे हैं आप? If you are making a loss, from where you getting the money to pay your employees? आप अपने एक्सपेंसेस कैसे कर रहे हैं? गाड़ियाँ उतनी हैं आपकी, तो आपको बताना पड़ेगा जी हमारे पास रिजर्व पड़े हुए थे, हमने वो यूज़ किए, या हमने लोन लिया। अच्छा, कुछ लोगों के बड़े अजीबोगरीब सवालात भी आते हैं टैक्स की नीयत से। वो कहते हैं कि साहब बात ये है कि अगर कभी लॉस किया तो बैनुल अक़वामी सतह पर यह असूल है कि उसे ऑफसेट किया जाएगा। बोले हमारे यहाँ ये ऑफसेटिंग के असूल है, सही से लागू नहीं, सही से लागू नहीं, बिल्कुल सही से लागू है, लेकिन उसके लिए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये बात है ना। वो बोले ऑफसेट किस तरह से करेंगे? रिटर्न फाइल करेंगे ऑफसेट हो जाएगा। आप ये ना कहें कि मुझे लॉस हो गया मैं रिटर्न नहीं फाइल करूंगा। नहीं, will it be offset from the starting day? There are conditions to that। हाँ, ये मैं आपसे पूछना कहीं डेप्रिसिएशन लॉस है, कहीं बिजनेस लॉस है। बिजनेस लॉस जो है वो आपका यानी कैश है, नॉन कैश, मतलब बिजनेस लॉस है आपका उसकी एक सर्टेन लिमिट है, और डेप्रिसिएशन लॉस की एक सर्टेन लिमिट है। लेकिन यू कैन टेक द बेनिफिट इफ यू हैव इनकम, और आपको पिछले सालों में लॉस है तो आप उसको कैरी ओवर कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। यस।
provided you meet the conditions. But they are saying in the case of applying new taxes for active participants, that is an issue. For example, stock exchange वालों की बात करता हूँ. That's not your area of specialization, I know. But it would be unfair that I ask you something that's not an area of specialization, but it's a unique scenario. For example, a capital gains tax has been applied. Okay. A capital gains tax is a new tax, right? But the question is, you're asking for a gain, yet that person's जो डे ऑफ इंसेप्शन या डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन या डे ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बाकायदा तौर पर इवन एज इंडिविजुअल एंड एज अ फाइलर वो बहुत पहले की है, वो लॉसेस करता रहा है. सही है. अगर वो लॉसेस करता रहा है तो वो तो ऑफसेट नहीं कर सकता ना भाई, आपने तो नए टैक्स अप्लाई कर दिया है. देखिए ये बात है ना. कैपिटल गेन ये मेरा इशू नहीं है, लेकिन टैक्स मेरा इशू है. हाँ. देखें 2010 में आपको एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है. ये बात है, ये मैं कह रहे हैं ना, तो उससे पहले जो नुकसान किए वो भी तो फिर भरपाई करो. तो कारोबार तो तब से चल रहा है, टैक्स पेयर वो है ना. जिस वक्त अगर वो फाइलर है तो वो कह रहा है अगर मैं फाइलर हूं तब लॉसेस जो है वो करता रहा हूं, अब जो है उस लॉसेस को एडजस्ट करना मेरा राइट है, मैं कैपिटल गेन्स टैक्स के अंदर लॉस को अप्लाई करूंगा ना. ये इसकी एक देखिए इसकी एनोलॉजी है. हाँ. जब आप टैक्स नहीं देते तो आप लॉस भी नहीं ले सकते. 30 जून से पहले 2010 से पहले आप टैक्स नहीं देते थे, अगर प्रॉफिट होता क्या करते आप? प्रॉफिट होता खा जाते. आपकी बात में जवाब है ना, लेकिन आपकी बात में जवाब है. लेकिन वो तब दूसरा टैक्स पे कर रहा था ना, पे कर रहा था. नहीं, कोई टैक्स नहीं पे कर रहा था. 30 जून 2010 से पहले एग्जेम्पशन थी. नहीं, कैपिटल गेन्स टैक्स की. इनकम टैक्स में तो एग्जेम्पशन नहीं थी ना उसको. इनकम टैक्स में जो टैक्स तो आपने नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया ना सर, इसका तो आप रोज नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दो. वो इसकी मेजर जो एग्जेम्पशन थी वो कैपिटल गेन की थी. जितना मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट कमाता था वो कैपिटल गेन पे कमाता था, और एक माइनर लेवल का टैक्स वो देता था अपनी इनकम पे. ठीक है, मैं मान गया. लेकिन वो ये कहता है कि भाई मैं डिविडेंड पे टैक्स पे करता रहा हूँ. ठीक है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ. डिविडेंड पे टैक्स इट्स अ न्यू टैक्स, इट्स अ न्यू टैक्स दैट हैज बीन मेड. वो कह रहा है मैं नॉन टैक्स पेयर नहीं हूँ, माइंड यू. वो कह रहा है मैं फाइलर भी हूँ, मैं फाइलर भी हूँ, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मैं जितनी इनकम यहाँ से कमाता रहा हूँ उसको मैं इनकलकेट करता रहा हूँ, डिक्लेयर करता रहा हूँ. आज कैपिटल गेन टैक्स लागू हो गया है. जो लॉसेस मैंने इनकर किए 2008 के बाद मुझे बड़ी मार पड़ी, 2009 में बहुत मार पड़ी, 2010 के अंदर मैंने कुछ सस्टेन किया, 11 में रिकवरी शुरू हुई. तो मुझे ये बताएं कि वो जो मैंने 2 साल किया उसकी रिकवरी इसमें डालो ना. वो ये कहता है मजबूरी वो कर सकता है, नहीं कर सकता. कानून बहुत क्लियर है टैक्स का, और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है. बताएं जो आमदनी आपकी टैक्सेबल होगी उसी आमदनी के लॉस मिलेगा. जब वो आमदनी आपकी एग्जाम थी, जब तक मैं कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ प्रिसाइसली, कैपिटल गेन की आमदनी एग्जाम थी तो उसका लॉस भी नहीं मिलेगा. ये कैपिटल गेन के लॉस की बात कर रहे होंगे ना, और नहीं वही बात तो जब वो आमदनी एग्जाम थी तो लॉस भी नहीं मिलेगा. अच्छा, एक और सवाल इससे I hope I addressed the point. नहीं, you have addressed the point clearly, but that's a perspective people should know. But people you see ask a lot of questions. Definitely. They ask a lot of questions in this way कि टैक्स का रैशनल जो होता है वो यूनिक होता है. पाकिस्तान हमेशा फॉलोअर का एक किरदार अदा करता है. दुनिया से कहीं भी किसी भी रेवेन्यू कलेक्शन का कोई तरीका मिल जाए उसको लाके पाकिस्तान में अप्लाई करके टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज कहती हैं वहाँ भी तो हो रहा है, वहाँ भी तो हो रहा है, वहाँ भी तो हो रहा है. कहते हैं ये पर्सपेक्टिव कब खत्म होगा कि हम प्रेसिडेंट्स कहीं का तलाश करके यहाँ पर अप्लाई कभी नहीं. Capital gains tax itself is also it's an outcome of that. If you go any hospital, if you go any big hospital, you can see देखिए वो वहाँ रिसर्च हुई थी, वो यहाँ इम्प्लीमेंट आज हो रही है. चलें तो ये सवाल है, किसी का सवाल आपको जवाब दे. मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये कभी भी नहीं खत्म होगा. जहाँ कोई चीज डेवलप होगी, डेवलप कंट्रीज हमसे आगे हैं, तो वहाँ चीज डेवलप होगी तो वो इम्प्लीमेंट होगी पाकिस्तान. बट इट्स नॉट नेसेसरी. अगर वो कहते हैं कि जी उनका निज़ाम जो है वो फर्क है, it's comparing apples with oranges. If the Americans ask for the same kind of tax, they've been serving their people for the last 200 years, right? And their country is on a completely different scale. आप कहीं और हो, वो कहीं और है. Apples and oranges को कैसे कंपेयर कर सकते हो? अब तो हम इंडिया से भी कंपेयर नहीं हो सकते सर. उसका जीडीपी कहाँ है, आपका जीडीपी कहाँ है? आप टैक्स मांग रहे हो, आपका जीडीपी ही नहीं है. तो ये टैक्स एक वाही चीज़ है, दुनिया में एक जैसी है. अच्छा, ये वाही चीज़ है, ये यूनिवर्सल है. ठीक है, हर जगह लोग तंग हैं इससे. हर जगह यानी लोग तंग हैं. तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि निज़ाम अलग है, उनका कल्चर अलग होगा, उनका फॉर्मेट अलग होगा, लेकिन टैक्स ऐसी यूनिवर्सल चीज़ है जिसको हर एक ने देना है. बच्चे की किताब में, बच्चे के कार्टून में वहाँ पे बता रहे हैं कि टैक्स क्या होता है. सही है. बच्चे के कार्टून में अगले दिन मैं एक कार्टून देखा, उस कार्टून में बता रहे हैं कि टैक्स क्या होता है. बच्चे को समझा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि बेटा ये पीस ऑफ पाए क्या होता है और हुकूमत को पैसे क्यों दिए जाते हैं और इससे फिर हमें क्या फ़वायद मिलते हैं. तो यही माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट है ना. नहीं तो आप अपने माइंडसेट दे कैसे सकते हो? बच्चा बाहर निकलेगा, नाला टूटा हुआ है, सड़क टूटी हुई,
उसको कहाँ से आप एग्जाम्पल दोगे? वो तो बच्चे को खूबसूरत स्कूल वैन दिखा रहे हैं, बोल रहे बेटा ये टैक्स पे करोगे, ये खूबसूरत स्कूल बस जो है उसके पैसों से आती। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बच्चे के कार्टून में। और ये जो हम स्कूल आए हैं और इधर इतना अच्छा माहौल है, ये सब उसकी वजह से मिल रहा है। और अपनी रोड्स को देखो, अपनी सड़कों को देखो, इस पुलिसमैन को देखो जिसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं और आपकी सर्विस कर रहा है, ये बगैर इन पैसों के नहीं चल सकता। इस पोस्टमैन को देखो, ये सब आप लोग के लिए काम कर रहे हैं। मैं बच्चे को क्या दिखाऊंगा सर? मैं बच्चे को छोटा जवाब दे दूं, बात खत्म। बेसिकली जापान से किसी ने पूछा कि अमेरिका ने तुम पे बम गिराया, तुमने उसका रिवेंज क्या लिया? तो उसने कहा कि व्हाइट हाउस में आज पैनासोनिक और सोनी टीवी वहाँ मौजूद है। तो इसका जवाब ये है तरक्की। देखिए बात ये है कि ये चीज़ें दुनिया में हर जगह डेवलपिंग कंट्रीज थी, डेवलप हो गई। अब हमारे यहाँ लेट इसलिए हैं कि हमारे यहाँ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। हम पहुँच जाएंगे उस जगह पर, लेकिन लेट पहुँचेंगे। थोड़ा वक्त, अगर हम आज भी नहीं सोचेंगे तो लेट पहुँचेंगे। अगर मस्बत सोचें तो ये है कि पहुँच जाएंगे। मेरी जनरेशन आपकी जनरेशन नहीं देख सकी, शायद हमारे इमीडिएट जनरेशन नहीं देखेंगे, उससे अगली जनरेशन पहुंच जाएगी। चले वक्त पर पहुंच जाएं, उम्मीद यही है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, इसलिए हमारा आपका पाकिस्तान से ही ताल्लुक है सर। यहाँ से जाना कहीं नहीं, और यहीं से हम वाबस्ता हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने जाना होता है सर, वो ज़्यादा दावा करते हैं मोहब्बत का, और यही हमारे मुल्क का अलमिया है। लेकिन अब वी हैव टू लिव विद इट। हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, एंड आई होप दैट वी लिव लॉन्ग इनफ टू सी इट हैपनिंग इंशाल्लाह। जनाब अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की टैक्स के ऊपर, काफ़ी अरसे से बहुत सारे सवाल थे, उनके जवाब भी ले लिए। देखें, और कोई आपके सवाल का जवाब अगर आपको मुतमईन बख्श ना लगाओ, इत्मीनान बख्श ना लगाओ, तो फिर दोबारा इनको बुलाऊंगा और दोबारा से इनसे यही सवाल पूछूंगा, और कोशिश करते रहेंगे इसी तरह के मुआशी मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।